गुड इवनिंग बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। अपना कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3। अब सबसे पहला पोर्शन ये है जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं, वो है सॉल्युबिलिटी, है ना। पहले कुछ पॉइंट लिखेंगे। लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर soluble in water. Lower aliphatic amines are soluble in water. क्यों होते हैं? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, है। बिकॉज दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, because they form हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, लोअर एलिफेटिक अमीन वाटर में क्यों सॉल्युबल होते हैं? लोअर एलिफेटिक अमीन वाटर में इसलिए सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। एज द molecular mass increases, as the molecular mass of aliphatic amine increases, as the molecular mass of aliphatic amine increases, the solubility decreases. उसका रीजन बताता हूं मैं, सुनो। solubility decreases, आप बोलोगे ऐसा क्यों? As the molecular mass of aliphatic amine increases, the solubility decreases because increase in size of the hydrophobic part, because increase in the size ऑफ अल्काइल पार्ट जो कि नेचर में हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है जो वाटर से दूरी बनाता है ना। देखो सुनो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। होता क्या है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है एलिफेटिक अमीन की एज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिफेटिक अमीन इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द अल्काइल पार्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्काइल पार्ट बढ़ जाता है, और अल्काइल पार्ट जो होता है वो नॉन पोलर होता है। अल्काइल पार्ट जो होता है वो नॉन पोलर होता है, और अगर नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी जो है वो घटेगी। अच्छा जरा समझो, कहने का मतलब है लोअर एलिफेटिक अमीन का मतलब है जिनके पास अल्काइल पार्ट छोटा होता है। जब लोअर और अल्काइल पार्ट अगर छोटा है तो वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर आपने अल्काइल पार्ट बढ़ा दिया तो वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि अल्काइल पार्ट जो है वो नॉन पोलर है। वो वाटर को क्या करता है? दूर भगाना चाहता है, और वाटर को अगर वो दूर भगाएगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। समझो ना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे जैसे अल्काइल पार्ट बढ़ता है वाटर के अंदर अमीन्स की सॉल्युबिलिटी कम होती है, और जैसे जैसे अल्काइल पार्ट छोटा होता है वैसे वैसे वाटर के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैंने पहला पॉइंट यही लिखा था, मैंने लिखा था जो लोअर एलिफेटिक अमीन है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। उसके पीछे रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वाटर के साथ। अगर आप उसमें नॉन पोलर पार्ट बढ़ा दो, मतलब आर वाला पार्ट बढ़ा दो, अल्काइल पार्ट बढ़ा दो, या फिर आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ा दो, तो आप ये देखेंगे हाइड्रोफोबिक होता है वो वाला पार्ट, और वो नॉन पोलर होता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, जो हायर अमीन्स है, हायर अमीन्स are essentially insoluble in water. Insoluble in water. ये वाला पॉइंट नोट कर लो, हायर अमीन्स आर essentially insoluble in water. जल्दी नोट करो।
लोअर एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में बिकॉज दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल. As the molecular mass of aliphatic amine increases, the solubility decreases because increase in the size of alkyl part जो कि नेचर में हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर होता है. थर्ड हम ये कह सकते हैं जो हायर अमीन्स होते हैं वो इसेंशियली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में. अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना. लोअर एलिफेटिक अमीन्स, बेटा लोअर एलिफेटिक अमीन्स आपको अच्छी तरह मालूम है. जो अल्काइल पार्ट होता है, जो अल्काइल वाला पार्ट होता है, आर वाला पार्ट, ये नॉन पोलर होता है. दूसरा ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाटर से दूरी बनाता है. तो अगर ये वाला पार्ट आप बढ़ाते जाओगे तो नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा, नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा तो वाटर से दूरी होगी, वाटर से दूरी होगी मतलब सॉल्युबिलिटी घटेगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी. समझो ना मेरी बात, सॉल्युबिलिटी घटेगी. आर वाला पार्ट नॉन पोलर है और जैसे जैसे ये पार्ट बढ़ता जाता है वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है. आर वाला पार्ट बढ़ेगा तो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होगी. तो जो लोअर एलिफेटिक अमीन होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं बिकॉज वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वाटर के साथ. तो जरा एग्जांपल को लेके चले, बोलो. RNH ये बना रहा है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर. ये भी बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर. ये भी, ये जो लोन पेयर ये अट्रैक्शन शो करेगा वाटर के H के साथ, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये अट्रैक्शन, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाने लगेगा, है ना. तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ. बोलो प्राइमरी अमीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है. सेकेंडरी अमीन की बात करूं मैं, RNH और ये R, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वाटर के साथ. ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वाटर के साथ. तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना रहा है? प्राइमरी अमीन बना रहा है. सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना रहा है? प्राइमरी अमीन. अगर मैं टर्शियरी अमीन की बात करूं तो टर्शियरी अमीन सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वाटर के साथ. टर्शियरी अमीन सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि इसमें नॉन पोलर पार्ट ज्यादा है. तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनाएगा वाटर के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जो हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ कम होगी. तो प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ. बेटा ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है. तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है वाटर के साथ? प्राइमरी अमीन बनाता है. प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ. देन सेकेंडरी अमीन बनाता है, देन टर्शियरी अमीन बनाता है. तो अगर मैं बात करूं किसकी, सॉल्युबिलिटी की, अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी की, है ना, तो सॉल्युबिलिटी प्राइमरी अमीन की सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी अमीन की, देन टर्शियरी अमीन की. तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो उतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर, है ना. अगर मैं बात करूं कि लोअर एलिफेटिक अमीन वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें आर पार्ट छोटा होता है और आर पार्ट जो होता है वो नॉन पोलर होता है. जैसे जैसे आर पार्ट बढ़ेगा वाटर से दूरी बढ़ेगी, वाटर से दूरी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, है. मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए. अगर नहीं है फिर भी सिखा रहा हूँ. तो जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में बिकॉज दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, है ना. जैसे जैसे एलिफेटिक में आर वाला पार्ट बढ़ता जाएगा वो नॉन पोलर होता है, वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर को धक्का देता है, दूर भगाता है, तो जिसकी वजह से वाटर की सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी. अगर मैं बात करूं प्राइमरी अमीन में, जरा इधर गौर करो, अगर मैं बात करूं प्राइमरी अमीन में तो प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ. देन कौन बनाता है? सेकेंडरी अमीन. देन कौन बनाता है? टर्शियरी अमीन. तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आज हम. अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा प्राइमरी अमीन की होगी, देन सेकेंडरी अमीन की होगी, देन टर्शियरी अमीन की होगी. आप इन बातों को बहुत गौर किया करो, जरा मेरी बातों को, ये वाली बात को गौर किया करो कि ये नॉन पोलर पार्ट है, हाइड्रोफोबिक है आर वाला पार्ट. समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ रहे? तो जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स है वो वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड. ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड. ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड. आर वाला पार्ट नॉन इंटरेक्टिव पार्ट है वाटर के साथ. आर वाला पार्ट नॉन इंटरेक्टिव है विथ वाटर. आर वाला पार्ट नॉन इंटरेक्टिव है विथ वाटर. आर वाला पार्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा, आर वाला पार्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होगी. आर वाला पार्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी.
अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बहुत अच्छी से समझाना चाहता हूँ, जो अल्कोहल होते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में एज कम्पेयर टू अमीन। पहले इतना नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, मुझे बताओ जरा अच्छे से समझ में आया नहीं आया? मुझे लग रहा है मेरे बच्चों को भी समझ में नहीं आया है। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूं कि अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में एज कंपेयर टू अमीन। उसका रीजन है अल्कोहल के अंदर पोलैरिटी ज्यादा होती है और जो ज्यादा पोलर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ। भाई सीधी सी बात है ना, अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अल्कोहल वाटर में ज्यादा सॉल्युबल क्यों है? अल्कोहल वाटर में इसलिए ज्यादा सॉल्युबल है क्योंकि अल्कोहल ज्यादा पोलर है, और ज्यादा पोलर है तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वाटर के साथ, जिसकी वजह से अमीन के कंपैरिजन में अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, जरा नोट करो, इस बात को नोट कर लो। एनसीईआरटी में दे रखा है, वैसे एनसीईआरटी में दे रखा है। मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, अगला पॉइंट लिखते हैं। ये हमारा अगला पॉइंट है, जो एरोमेटिक अमीन है, मतलब एनिलीन है ना, जनरली बात किसकी कर रहे हैं? एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन such as aniline, aromatic amines such as aniline are insoluble in water, क्योंकि उसके अंदर जो बेंजीन वाला पार्ट है वो नॉन पोलर है। अच्छा, एनिलीन ये होता है ना, ऐसे समझो, एनिलीन ये होता है, ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है, ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन पोलर होता है, नॉन इंटरेक्टिव विथ वाटर होता है, नॉन इंटरेक्टिव विथ वाटर होता है। नॉन इंटरेक्टिव विथ वाटर होता है, जिसके कारण जो एनिलीन है, वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, जिसके कारण एनिलीन जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। बेटा इसके अंदर बहुत बड़ा पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बहुत बड़ा होता है, और जब हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बहुत बड़ा होगा, मैं लिख रहा हूं ना, एरोमेटिक अमीन सच एज एनिलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट। और जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, मैंने अपने नोट्स में लिखा है, वो नॉन पोलर होता है, नॉन इंटरेक्टिव विथ वाटर होता है। नोट करो, ये नोट करो, नॉन इंटरेक्टिव विथ वाटर होता है। तो जरा आप मेरी बात समझो कि मैं बताना क्या चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एरोमेटिक अमीन जो है, जैसे सच एज एनिलीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट। जरा आप ये बात समझो, हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, नॉन इंटरेक्टिव विथ वाटर है, ये लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट है बेटा, ये लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट है, लार्ज। और जब ये लार्ज हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक होता है, बहुत ज्यादा नॉन पोलर होता है, सही है, नॉन इंटरेक्टिव विथ वाटर होता है, दैट्स व्हाई एरोमेटिक अमीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, लोअर एलिफेटिक अमीन्स में ना, लोअर एलिफेटिक अमीन का मतलब समझ गए? लोअर एलिफेटिक अमीन का मतलब है जिनके अंदर आर वाला पार्ट छोटा होता है। लोअर एलिफेटिक अमीन का मतलब है जिनके अंदर आर वाला पार्ट छोटा होता है, आर स्मॉल होता है, जिनके अंदर आर स्मॉल होता है। और अगर जिनके अंदर आर स्मॉल है, उसमें प्राइमरी अमीन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, देन सेकेंडरी की होगी, देन टर्शियरी की होगी। उसमें प्राइमरी की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, देन सेकेंडरी की, देन टर्शियरी की। और अगर मैं बात करूं एरोमेटिक अमीन की, तो एरोमेटिक अमीन मेरे प्यारे बच्चों, एरोमेटिक अमीन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। एरोमेटिक अमीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, एरोमेटिक अमीन हमारे इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्यों होते हैं एरोमेटिक अमीन इनसॉल्युबल वाटर में? क्योंकि उनके अंदर जो पार्ट है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, वो काफी बड़ा है, और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट नॉन इंटरेक्टिव है वाटर के साथ, और अगर वो नॉन इंटरेक्टिव है तो वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होंगे। जल्दी से नोट करो, अभी हाँ बोलो, क्या मेरा रिप्रेजेंटेशन सही है? क्यों बेटा बोल मेरे प्यारे बच्चों, मेरा रिप्रेजेंटेशन सही है?
मैं तो आपकी कोशिश में लगा हूं कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। इस वाले पार्ट पर स्टार लगा लेना ऐसे कर। मैंने यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ, ये फोर्थ वाला पॉइंट होगा। देखो पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने, पहला पॉइंट बताया था लोअर एलिफेटिक अमीन वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं। अच्छा, प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो उतना ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा। और आर पार्ट को अगर आप बढ़ाते जाओगे तो नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा, नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ये तो थी कहानी हमारी यहाँ की, है ना। अब हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें मैं एक कहानी पहले से लिख दूं। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। बहुत आराम से सिखा दूंगा आपको, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, है ना। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड डालो बेटे, सेकंड प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा एक चीज बता दूं मैं इसमें एक ट्रिक बता देता हूं। हिंट ये है, हिंट, जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ये ट्रिक है, जल्दी से लिख लेंगे। उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा आप बोलोगे ऐसा क्यों? मैं प्राइमरी अमीन की बात करता हूं। प्राइमरी अमीन RNHH। प्राइमरी अमीन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है। प्राइमरी अमीन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है। प्राइमरी अमीन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है। प्राइमरी अमीन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है। बोलो, प्राइमरी अमीन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है। दिस इज प्राइमरी अमीन एंड दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो प्राइमरी अमीन के पास कितने हाइड्रोजन है? एक, दो हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से ये कौन सी बॉन्डिंग है? आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी अमीन में सबसे ज्यादा होती है। प्राइमरी अमीन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है। जल्दी बनाओ। अच्छा मैं सेकेंडरी अमीन का भी डायग्राम बना दूं। RNHR और यहां पर बना लूं RNHR। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ है, नाइट्रोजन के साथ है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके पास इसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है। सेकेंडरी अमीन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है एज कंपेयर टू प्राइमरी अमीन। बट अगर मैं टर्शियरी अमीन के बाद अंदर बोलूं तो टर्शियरी अमीन के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। टर्शियरी अमीन में कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? बोलो, टर्शियरी अमीन में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती बेटा। टर्शियरी अमीन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, देन सेकेंडरी अमीन, देन टर्शियरी अमीन। भाई उसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो प्राइमरी अमीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में? अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में। ऐसा नहीं वाटर के साथ करने लग जाऊंगा, वो तो सॉल्युबिलिटी की बात थी। प्राइमरी अमीन अपने जैसे अमीन के साथ सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। उसके बाद कौन करता है? सेकेंडरी अमीन। टर्शियरी अमीन के पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। जब टर्शियरी अमीन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा जरा बताओ? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा जरा बताओ? प्राइमरी अमीन, देन सेकेंडरी अमीन, देन टर्शियरी। प्राइमरी अमीन, देन सेकेंडरी अमीन, देन टर्शियरी अमीन। अभी भी मुझे मजा नहीं आया उतना, अभी भी मुझे मजा नहीं आया उतना। हिंट तो लिख लिया ना।
आपको मैं ये बताना चाहता हूं प्राइमरी अमीन अपने जैसे अमीन्स के साथ सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन के पास जब कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? टर्शियरी अमीन के पास जब कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? तो अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में कंसेप्ट है मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर द बॉइलिंग पॉइंट, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर द बॉइलिंग पॉइंट, मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर द बॉइलिंग पॉइंट। मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर द बॉइलिंग पॉइंट। अब आप खुद सोचो, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट अमीन की बात करूं तो अमीन में बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अमीन का सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी अमीन का, देन टर्शियरी अमीन का। कंपेरेबल मासेस होने चाहिए, ऐसा भी बता दूं पहले, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपेरेबल मासेस होना चाहिए, तीनों के कंपेरेबल मासेस होने चाहिए। अरे अगर मासेस अलग अलग हो गए तो फिर वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड मोलर मास के साथ ज्यादा हो जाएगा, और अगर वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं प्राइमरी अमीन की बात करूं, जैसे ये मान लो ये मेरा प्राइमरी अमीन है, तो प्राइमरी अमीन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा शो करते हैं, पूछो क्यों? प्राइमरी अमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा शो करते हैं, पूछो क्यों? उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा शो करते हैं, ये आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा शो करते हैं। ये आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा शो करते हैं, ठीक है। डायग्राम आपको बनाने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी कभी कभी आ जाता है पेपर में तो समझने में आसानी होती है। तो प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। अच्छा मैं सेकेंडरी अमीन बना दूं, R N H और R। सेकेंडरी अमीन के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी। पर टर्शियरी अमीन में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं ना, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। टर्शियरी अमीन के पास कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं क्योंकि उसके पास कोई अमीन है नहीं। तो फिर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? फिर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा प्राइमरी अमीन के अंदर सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी अमीन, देन टर्शियरी अमीन, है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अमीन आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं वो सबसे ज्यादा किस में होता है? प्राइमरी अमीन में होता है। इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा प्राइमरी अमीन का, देन सेकेंडरी अमीन का, देन टर्शियरी अमीन का, ये ऑर्डर होता है। टर्शियरी अमीन के पास कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अब हम यहाँ पर एक नोट करके बात लिखेंगे, नोट, एक बात हम नोट करके लिखेंगे। नोट करके जो बात लिखेंगे वो लिखेंगे कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। अरे भाई ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अल्कोहल के बाद आता है अमीन का, और अमीन के बाद एल्केन में। एक एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, और ये कंपैरिजन तब है जब सभी के मासेस कैसे हों? कंपेरेबल मासेस हों। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भाई अमीन से ज्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है जरा बताओ? क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड आप देख रहे हो सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी अमीन में कम है, टर्शियरी अमीन के अंदर कोई नो हाइड्रोजन बॉन्ड। जब टर्शियरी अमीन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, बॉन्डिंग नहीं होती, तो इसका मतलब है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अमीन का होता है, देन सेकेंडरी अमीन का होता है, देन टर्शियरी अमीन का होता है। नोट कर लो, बताओ कैसा है, बताओ। मैंने इसको चीज को, जिस अमीन के पास जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जिस अमीन के पास जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके अंदर उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस अमीन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा। इस अमीन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम। टर्शियरी अमीन के पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं।
चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं जो आया हुआ है, क्वेश्चन करते हैं जो आया हुआ है। समझ गए? बहुत ज्यादा आसान कंसेप्ट है। क्वेश्चन है, अब मैं लाइन लिख देता हूँ, चलो अब मैं लाइन लिख देता हूँ, नोट करके आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेना है ना, नोट करके लिखूंगा ना, नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करो। मैंने लिखा है प्राइमरी अमीन हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन tertiary amine. Primary amine have more boiling point than tertiary amine because tertiary amine have no hydrogen bond between itself. नोट करो, 2011 में आया था ये बोर्ड में, 1 मार्क्स में ना। सीबीएसई ने 2019 में क्या पूछा है? सीबीएसई ने 2019 में क्या पूछा है? प्रोपेनामीन और एन डाइमेथाइल मीथेनामीन, N डाइमेथाइल मीथेनामीन, NN डाइमेथाइल मीथेनामीन, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो प्रोपेनामीन प्राइमरी अमीन है और NN डाइमेथाइल मीथेनामीन टर्शियरी अमीन है। अभी आप लोगों ने सीखा है प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, तो प्रोपेनामीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मीथेनामीन से ज्यादा होगा। रीजन है मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या है? मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। रीजन क्या है? मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, रीजन क्या है? मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रोपेनामीन क्या है जरा बताओ? CH3 CH2 CH2 NH2, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। NN डाइमेथाइल प्रोपेनामीन क्या है? NN डाइमेथाइल मीथेनामीन क्या? सॉरी ये रहा। तो किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है? इसके अंदर ज्यादा है ना, प्राइमरी अमीन, ये प्राइमरी अमीन है और ये टर्शियरी अमीन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट टर्शियरी अमीन से ज्यादा होता है क्योंकि टर्शियरी अमीन के पास कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं आपस में, क्योंकि उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता। उसी तरीके से सीबीएसई में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में कि ये बताइए प्रोपेनामीन और आपका NN डाइमेथाइल मीथेनामीन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इजी क्वेश्चन है, कर लीजिए फटाफट। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है बेसिसिटी ऑफ अमीन। डालो बेटी, बेसिसिटी ऑफ अमीन पढ़ ले। अच्छा एक चीज का मुझे आंसर दो, अमीन का बेसिक नेचर होता क्यों है? अमीन का बेसिक नेचर होता है क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर होता है और अगर वो अपना लोन पेयर H+ को डोनेट करके उसको जोड़ ले तो कॉन्जुगेट एसिड की फॉर्मेशन कराता है। भाई अमीन के पास एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर है ना, वो डोनेट कर देगा, उसी की वजह से उसका बेसिक नेचर होता है। भाई अमीन का बेसिक नेचर होता क्यों है? क्योंकि उसके पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर किसको डोनेट कर देता है? H+ को अपने साथ जोड़ लेता है, सही है, कॉन्जुगेट एसिड बना लेता है। तो अमीन का जो बेसिक नेचर है वो ड्यू टू इट्स लोन पेयर है। ठीक है, तो अब हम जो टॉपिक डाल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है बेटा बेसिसिटी ऑफ अमीन। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमारा जो टॉपिक आ गया है वो आ गया है बेसिसिटी ऑफ अमीन। अब हमारा जो अमीन का टॉपिक आ गया है वो है बेसिसिटी ऑफ अमीन। अमीन की बेसिसिटी बता रहा हूं या फिर आप बेसिक नेचर कह सकते हो अमीन का। चलो मैं दूसरे तरीके से पढ़ा रहा हूं, पहले आप समझना अमीन का बेसिसिटी ऑफ अमीन।
अमीन का बेसिक नेचर होता क्यों है? अमीन का बेसिक नेचर होता है, आप ये देखो अमीन क्या होता है, अमीन का जो बेसिक नेचर होता है, जैसे ये लिख लो, मैंने प्राइमरी अमीन लिख लिया, तो अमीन का बेसिक नेचर is due to lone pair which attract proton H plus towards itself. अमीन बेसिक नेचर शो क्यों करते हैं? ड्यू टू उनके पास एक लोन पेयर होता है जिसकी वजह से वो H प्लस को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी की वजह से अमीन अपना कैसा नेचर शो करते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं। जरा एक एग्जांपल से समझा, जैसे ये ले लिया मैंने RnH2 और इसकी रिएक्शन मैंने बताओ बेटा एक एसिड से करा दी HX से। ये अमीन किसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, H को, यहां से X निकल जाएगा, क्या बना लेगा, ये एक सॉल्ट बना लेगा RnH3 पॉजिटिव X माइनस। अच्छा, अगर आपको इस सॉल्ट से दोबारा रिकवरी करनी हो अमीन की, तो इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराओ। इस सॉल्ट से अगर आपको दोबारा अमीन की रिकवरी करानी है तो इसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ कराओ। जैसे आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे RnH2 बन जाएगा, सही है, NaX निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो आपको अगर सॉल्ट से दोबारा से रिकवर करना हो कौन, अमीन, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अमीन का बेसिक नेचर होता क्यों है, ड्यू टू इट्स लोन पेयर, और लोन पेयर के कारण वो दैट्स व्हाई व्हिच अट्रैक्ट द H प्लस टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से वो, अगर ये अमीन अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट कर देते हैं और कॉन्जुगेट एसिड की फॉर्मेशन कराते हैं, तो उसी को बोला जाता है अमीन का क्या, कौन सा नेचर, बेसिक नेचर। तो अमीन, अगर ये लोन पेयर अमीन किसी और को डोनेट कर दे H प्लस को छोड़कर, तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। बट अगर अमीन अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट कर देते हैं तो फिर वो किसका काम करते हैं, अमीन अपना लोन पेयर अगर H प्लस को डोनेट कर देते हैं तो फिर वो कौन सा काम करते हैं, एज अ बेस। ठीक है, अब जरा इधर सुनो, बेसिक नेचर अगर हम एक्वा सॉल्यूशन में निकालें तो अमीन का एक्वा सॉल्यूशन में बेसिक नेचर कैसे निकालते हैं, एक कांस्टेंट से निकालते हैं, याद है आपको, और उस कांस्टेंट को कहते हैं Kb, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। अच्छा, ये क्या बना लेगा, RnH3 पॉजिटिव OH माइनस बना लेगा। अब आपने पढ़ा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, इक्विलिब्रियम या आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखो, क्या लिखोगे, K बराबर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन OH माइनस डिवाइडेड बाय वाटर RnH2। वाटर एक तरीके से कांस्टेंट है, वो इस कांस्टेंट के साथ मिलकर, वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, तो वो इस कांस्टेंट के साथ मिलकर एक नया कांस्टेंट देता है। मालूम है आपको नया कांस्टेंट क्या कहलाता है, बेस के केस में क्या कहलाता है, बेस के केस में इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बेस के केस में इस कांस्टेंट को हम कहते हैं Kb। तो Kb बराबर क्या हो गया, Kb बराबर हो गया RnH3 प्लस, किसी भी अमीन का अगर आपको Kb लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा, तो Kb से हम डिफाइन करते हैं। हम यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि जितना ज्यादा Kb होगा बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा अमीन का। तो आपने ये पढ़ा होगा कि आप सुनो, एसिड के केस में आप किस आयोनाइजेशन कांस्टेंट से एसिडिक नेचर बताते हो, Ka से, और बेस के केस में आप किस आयोनाइजेशन कांस्टेंट से बेसिक नेचर बताते हो, Kb से। तो जितना ज्यादा Kb होगा बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा, सही है। यहाँ पर एक कांस्टेंट और आता है जैसे pKb, pKb का मतलब होता है माइनस का लॉग Kb। अगर Kb ज्यादा होगा तो pKb कम होगा, और pKb के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर, pKb के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर। तो अगर आपको मान लो मैं 3-4 अमीन दे दूं और मैं बोलूं किसका बेसिक नेचर ज्यादा है, तो जिसका Kb ज्यादा होगा ना, Kb जितना ज्यादा होगा बेसिक नेचर ज्यादा होगा, Kb ज्यादा बेसिक नेचर ज्यादा, pKb ज्यादा
पीके भी ज्यादा बेसिक नेचर का, के भी ज्यादा बेसिक नेचर ज्यादा, पीके भी ज्यादा बेसिक नेचर का। तो बेस का किस आयोनाइजेशन कांस्टेंट से बेसिक नेचर बताया जाता है? केबी और पीकेबी से, और एसिड का के और पीके से। नोट करो, नोट करो, नोट करो। मैं यहां लिखना चाहता हूं अमीन शो बेसिक नेचर ड्यू टू लोन पेयर। अमीन शो बेसिक नेचर ड्यू टू लोन पेयर। ठीक है, नोट करो जल्दी से, जल्दी से। अमीन का बेसिक नेचर किसके कारण होता है? ड्यू टू लोन पेयर। अच्छा, अमीन अपना अगर लोन पेयर H+ को डोनेट कर दें, अमीन अपना लोन पेयर अगर H+ को डोनेट कर दें तो वो कौन सा नेचर शो करने लग जाएंगे? बेसिक नेचर शो करने लग जाएंगे। और बेस के लिए हम किस कांस्टेंट की मदद लेते हैं? Kb। यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा Kb होगा उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा अमीन का, और जितना ज्यादा Pkb होगा उतना बेसिक नेचर अमीन का कम होगा। एसिड के केस में Ka से बताते हैं। ये कांस्टेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा, ये वाला कांस्टेंट का लिखने को आ सकता है बोर्ड एग्जाम में ना, ये वाला कांस्टेंट लिखने को आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ये है सॉल्ट है, ये सॉल्ट है ना, सॉल्ट से दोबारा से अगर आपको अमीन ऑब्टेन करना हो तो उसकी रिएक्शन बेस से करा दो। जैसे ही बेस से करा दोगे फिर से रिकवरी कर लेगा। बेस क्या ले जाएगा? NaX को ले जाएगा, बेस OH माइनस H+ को ले जाएगा, दोबारा से अमीन मिल जाएगा। अब ये आप इसको लिख लो जल्दी से अच्छी तरीके से। मैं एक बार वीडियो को चेक कर लूँ तो सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, जल्दी से। गुड। बच्चों नोट कर लिया? अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमीन का। अच्छा, एसिड में आप एक चीज समझो, एसिड के केस में, एसिड के केस में, अच्छा एसिड के केस में हमने ये पढ़ा था एसिडिक नेचर में, जरा समझो। एसिडिक नेचर में कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से हमने एसिडिक नेचर बताया था, याद है सभी को? एसिडिक नेचर, एसिड के केस में, एसिड के केस में कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, एसिडिक नेचर उतना ज्यादा। अब यहां पर बेस आ गया तो बेस के केस में जो बेसिक नेचर है वो ऐसे होता है, बेस क्या करते हैं? H+ को एक्सेप्ट करके, एब्जॉर्ब करके, H+ को एब्जॉर्ब करके एक कैटायन बनाते हैं। इस कैटायन को कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। इस कैटायन को कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। बेस एक्सेप्ट, बेस एब्जॉर्ब H+ एंड फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा। समझो, मतलब इस कॉन्जुगेट एसिड जो कैटायन है, जो कैटायन जो बना है, इस कैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना बेसिक नेचर ज्यादा होगा। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दी है, मैंने बताया कि अगर आप बेस के केस में आते हैं तो बेस के केस में जो बेसिक नेचर है वो इसकी मदद से पता लगाया जाता है। बेस के केस में बेसिक नेचर इसकी मदद से पता लगाया जाता है। एसिड के केस में, एसिड के केस में
कॉन्जुगेट बेस से पता लगाया जाता है। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है जानते हैं आप? नहीं जानते? एनायन होता है। एसिड एच आयन देने के बाद जो स्पीसीज बनाते हैं उसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। बेस एच आयन एब्जॉर्ब करने के बाद जो स्पीसीज बनाते हैं उसको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। बेस एच आयन एब्जॉर्ब करने के बाद जो स्पीसीज बनाते हैं उसे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट एसिड एक कैटायन है। इस कैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा, उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, एसिड के केस में मेरे प्यारे बच्चों, एसिड के केस में एसिड जब एच आयन डोनेट कर देते हैं तो वो कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, और वो एनायन जो बनाते हैं उस एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होता है, उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एसिड एच आयन देने के बाद जो स्पीसीज बनाते हैं उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। वो एक एनायन होता है, उस एनायन की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होता है। बेस के केस में ऐसा नहीं है। बेस एच आयन को एब्जॉर्ब करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं, मतलब कैटायन बनाते हैं, और उस कैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है बेसिक नेचर उतना ज्यादा होता है, बेसिक नेचर उतना ज्यादा होता है। समझे मेरी बात? समझे नहीं समझे? तो बेस के केस में कहानी ऐसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। बेस के केस में जो कहानी है वो किससे लेना देना है? बेस की कहानी को, बेस के केस में जो कहानी है उसको लेना देना है कैटायन की स्टेबिलिटी से, जिसको आप कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। तो आज का हमारा जो हेडिंग है वो है बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन, सही है, बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन। अब आपको देखना है बहुत गौर से, मैं यहां लिख रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा अमोनिया, सबसे पहले मैंने लिखा अमोनिया, फिर मैंने लिखा प्राइमरी अमीन, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से। फिर मैंने पढ़ा सेकेंडरी अमीन RNHR, फिर मैंने पढ़ा टर्शरी अमीन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, समझना, बेसिक नेचर पढ़ रहे हैं। इसके अंदर ये R ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं जरा बताओ? प्लस आई। यहाँ कितने दो ग्रुप है R के? दो ग्रुप है R के, प्लस आई प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो नाइट्रोजन आसानी से अपना लोन पेयर H+ को डोनेट कर देगा, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। भाई यहाँ पर एक ग्रुप R ग्रुप धक्का दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन इजीली अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा किसको? H+ को। तो भाई अगर R ग्रुप जुड़ा होंगे तो प्लस आई इफेक्ट के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी बढ़ेगी, तो बेसिक नेचर बढ़ना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं इकलौता जो बेसिक नेचर है वो सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, वो एक ही फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। अगर प्लस आई के हिसाब से सिर्फ हम चलते तो प्लस आई के हिसाब से टर्शरी अमीन का बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होना चाहिए था। बट मैं आपको बता दूं जो अमीन की बेसिक नेचर है वो सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। अब मैंने आपको क्या समझा था? बेस के केस में ये एच आयन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाते हैं? कॉन्जुगेट एसिड, और वो कॉन्जुगेट एसिड एक कैटायन है। उस कैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा। तो सभी में H+ को एब्जॉर्ब करो, सभी में H+ को एब्जॉर्ब करो। H+ को एब्जॉर्ब कराने के बाद ये सभी क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेट एसिड। सभी क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेट एसिड। और उस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो H+ एब्जॉर्ब होने के बाद ये बनाएगा अमोनियम, NH अमोनियम। ये क्या बनाएगा? RNH। ये क्या बनाएगा? RNH। सबने कॉन्जुगेट एसिड बना लिया ना? सबने कॉन्जुगेट एसिड बना लिया, सबने कॉन्जुगेट एसिड बना लिया। अब जरा मुझे बताओ इनमें सबसे इसमें कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं है। इसमें ये R वाला ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये वाला R, इसमें दो R ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, इसमें तीन R ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा कैटायन किस केस में स्टेबल है? तो अगर मैं यहां से यहां जाता हूं, लेफ्ट टू राइट जाता हूं, तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। स्टेबिलिटी
कॉन्जुगेट एसिड की इंक्रीज कर रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो फिर बेसिक नेचर क्या करना चाहिए, इसका बेसिक नेचर बढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ एक ही फैक्टर डिसाइड नहीं करता, बेसिक नेचर बढ़ना चाहिए। ये पहला रिजल्ट है। अगर हम यहाँ जाते हैं तो कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, यहाँ पर जाने पर सबसे ज्यादा कौन सा कैटायन स्टेबल है, ये 3 प्लस आई इफेक्ट से स्टेबल है, ये 2 से प्लस आई से इफेक्ट से स्टेबल है, ये 1 प्लस आई से इफेक्ट से स्टेबल है। तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो किस केस में किस कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इस वाले कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर इस वाले की, फिर इस वाले की, फिर इस वाले की। तो फिर इसके हिसाब से प्लस आई इफेक्ट यहाँ जाने पर इंक्रीज कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इंक्रीज कर रहा है, बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं, ये तो था प्लस आई के हिसाब से, बट मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ इकलौता फैक्टर ऐसा नहीं है जो सिर्फ प्लस आई जो डिसाइड करता है इस बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स, है ना, इकलौता फैक्टर वही नहीं है। अमीन का बेसिक नेचर सिर्फ वो डिसाइड नहीं करता। असली में मैं यहां पर हिंदी में एक पॉइंट लिख रहा हूं, बेसिक स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी से डिसाइड होता है। कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी से डिसाइड होता है। अब ये पहला पॉइंट लिख लिया, पहला पॉइंट लिख लिया, रफ कर दूं इसे रफ कर दूं, लिख लिया, इसको नंबर 1 पे रखना। अब मेरे पास क्योंकि इसमें बोर्ड में इतनी जगह नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत सारे पॉइंट और सिखाने, ये नंबर 1 पॉइंट है। अब मैं नंबर 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो, और उसको कहते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। कौन सा कहते हैं इफेक्ट, सॉल्वेशन कहते हैं। अब अच्छा आपको मतलब नहीं मालूम सॉल्वेशन का, तो समझो, अब मैं सॉल्वेशन समझा रहा हूं। सॉल्वेशन भी इन कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये कैटायन सॉल्वेंट भी तो होंगे, अच्छा आप जो भी बेसिक नेचर पढ़ रहे हैं वो किसी ना किसी सॉल्वेंट में तो पढ़ रहे होंगे ना, और जब वो सॉल्वेंट में पढ़ेंगे तो सॉल्वेशन भी होगा। जिसका जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा। तो सॉल्वेशन भी एक फैक्टर है यहाँ पर, नहीं समझे। अब रे भैया ये कैटायन है तो सॉल्वेंट भी होंगे, क्योंकि जो आप बेसिक नेचर पढ़ रहे हैं जनरली ये किस सॉल्वेंट में पढ़ते हैं। अगर आपको कोई सॉल्वेंट मेंशन ना किया हो तो आप मान लें ये वाटर है, और वाटर है तो उसमें सॉल्वेशन होगा। सॉल्वेशन का मतलब समझो पहले, जैसे मान लो ये NaCl है, अगर आपने NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, Na+ को सराउंड कर लेते हैं, Na+ को सराउंड कर लेते हैं ना वाटर के मॉलिक्यूल अपोजिट एंड से, एक लेयर बना लेते हैं। अच्छा इससे होता क्या है, इससे कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन होता है। वाटर का ये वाला एंड नेगेटिवली चार्ज है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बोलो, इसी को सॉल्वेशन कहते हैं। बोलो, इसी तरीके से सिमिलरली Cl- को भी सराउंड कर लिया जाएगा, Cl- को भी सराउंड कर लिया जाएगा। अरे भैया आपने उसमें पढ़ा है ऐसा केमिकल बॉन्डिंग में। सिमिलरली एनायन को भी कर लिया जाएगा सराउंड वाटर के द्वारा। इस प्रोसेस को बोला जाता है सॉल्वेशन। और ऐसा करने से स्टेबिलिटी बढ़ती कैसे, क्योंकि जब वाटर के मॉलिक्यूल इनको सराउंड करते हैं, घेरते हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, कैटायन और इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, सोडियम आयन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसी प्रोसेस को सॉल्वेशन बोला जाता है। नहीं आया समझ में? सॉल्वेशन किसको बोला जाता है? सॉल्वेशन बोला जाता है जब वाटर के मॉलिक्यूल कैटायन और एनायन को सराउंड कर लेते हैं, तो उन वाटर के मॉलिक्यूल और उन आयन के बीच में अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब जरा मुझे बताओ, लिथियम प्लस और सीजियम प्लस में से किसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिथियम प्लस और सीजियम प्लस में से किसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा? जल्दी बताओ, लिथियम प्लस और सीजियम प्लस में से किसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा? तो लिथियम प्लस और सीजियम प्लस में से दोनों के ऊपर प्लस चार्ज सेम है, साइज किसका छोटा है इसका, तो इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ना, इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ना, इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसका साइज छोटा है।
और साइज अगर छोटा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो सॉल्वेशन ज्यादा होगा। ये आपने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था। भीड़ में हाथी को छुपाना आसान है कि चूहे को? तो चूहे को छुपाना आसान है। भीड़ कौन है? वाटर मॉलिक्यूल। स्मॉल साइज है, दोनों के ऊपर एक ही प्लस चार्ज है, इसके ऊपर साइज छोटा है तो इस चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे तो ज्यादा सॉल्वेशन होगा, ज्यादा सॉल्वेशन होगा, ज्यादा सॉल्वेशन होगा। समझ में आया? तो अच्छा मुझे ये बताओ, आर पार्ट के बढ़ने से, आर पार्ट के जुड़ने से साइज बढ़ जाता है, तो यहां से यहां जाते वक्त, यहां से यहां जाते वक्त सॉल्वेशन घट रहा है, यहां से यहां जाते वक्त सॉल्वेशन घट रहा है। और अगर सॉल्वेशन घटेगा तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम होगी, और कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम होगी तो बेसिक नेचर कम होगा। सेकंड फैक्टर कह सकते हैं इसको। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल इसको सॉल्वेट तो कर ही रहा है, साथ में आप ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो बना रहा है। अरे भैया, वाटर मॉलिक्यूल इसको सॉल्वेट तो कर ही रहे हैं कैटायन को, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो बना रहा है, सब साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो बना रहा है। ये डॉटेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां से यहां जाते वक्त, तीसरा फैक्टर, यहां से यहां जाते वक्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या कर रही है? कम हो रही है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम होगी तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से भी तो स्टेबलाइज कर रहा है, तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम होगी, मतलब बेसिक नेचर कम होगा। अच्छा आप सुनो, एक चीज ये तो होगी, एक फैक्टर और दे रखा है जिसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। एक फैक्टर और देखा है, ये लिख लिया सेकंड फैक्टर। पहला फैक्टर प्लस आई था, इंडक्टिव इफेक्ट था, दूसरा फैक्टर सॉल्वेशन था, तीसरा इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। अब एक और बता रहा हूं, प्रूफ कर दो इसे। पहला इफेक्ट कौन था? प्लस आई था। तो प्लस आई जब हम यहां मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हमने देखा प्लस आई बढ़ रहा है, प्लस आई बढ़ रहा है, तो कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बेसिक नेचर बढ़ेगा। यहां से यहां जाते वक्त क्या साइज बढ़ रहा है कैटायन का, तो सॉल्वेशन कम होगा, सॉल्वेशन कम होगा तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम होगी। यहां से यहां जाते वक्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो रही है तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम होगी। सही? अब जरा मेरी बात समझो, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, मेरी जो बात है वो हिंदी में लिख रहा हूं। आर जो ग्रुप है वो बड़े ग्रुप है, आर ग्रुप बड़े ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर को पसंद नहीं करते, तो वो वाटर को क्या करते हैं? दूर भगाते हैं। समझ गए मेरी बात? जो आर ग्रुप है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, बड़ा पार्ट है, वो वाटर मॉलिक्यूल को पसंद नहीं करते, वो वाटर मॉलिक्यूल को पास नहीं आने देते। एक तो वाटर इनको स्टेबलाइज कर रहा है, ऊपर से ये वाटर को क्या कर रहे हैं? दूर भगा रहे हैं। जैसे आप देखो, समझो मेरी बात, ये वाटर मॉलिक्यूल को दूर भगा रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ये क्यों है? क्योंकि एक तो वाटर इन्हें स्टेबलाइज कर रहा है, और ये जो आर पार्ट है, ये जो आर पार्ट है, आर पार्ट, ये आर पार्ट जो है ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, बड़ा पार्ट होता है, वाटर को पसंद नहीं करता है और वाटर को दूर भगाते हैं। तो यहां से यहां जाने पर, यहां से यहां जाने पर कौन सा फैक्टर आ गया? फोर्थ। यहां से यहां जाने पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम हो रही है, बेसिक नेचर कम होगा। कितने फैक्टर आ गए? चार। चार फैक्टर को कंक्लूड करके जो रिजल्ट बनाया जाता है वो बता रहा हूं मैं। ये बात समझ में आ गई पूरी? ये आ गया स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी। भाई यहां स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है यहां पर जो अल्काइल ग्रुप है ये वाटर को पसंद नहीं करते, वाटर इनको स्टेबलाइज कर रहा है, फिर भी ये वाटर को पास नहीं आने देना चाहते, वाटर को दूर भगाते हैं, क्योंकि इनका नेचर नॉन पोलर है, इन आर का नेचर नॉन पोलर है, जिसकी वजह से वाटर को दूर भगाते हैं। और जब वाटर को दूर भगाएंगे तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो बेसिक नेचर कम होगा। अब ये तो हो गए चार फैक्टर। इन चार फैक्टर के बेसिस पे जो कंक्लूड किया गया वो क्या किया गया वो बताता हूं। एक्सपेरिमेंट लिया, चार फैक्टर के बेसिस पे क्या कंक्लूड किया गया, चार फैक्टर के बेसिस पे क्या कंक्लूड किया गया, जल्दी लिख लो।
4 फैक्टर के बेसिस पे क्या कंक्लूड किया गया है? तो बेसिक नेचर ऑफ अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन है ना। जब सॉल्वेंट कोई ना दे रखा हो तो वाटर मानेंगे। तो अगर हमारा ग्रुप R मिथाइल है तो जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आता है वो आता है 2 डिग्री की सबसे ज्यादा, देन 1 डिग्री की, देन 3 डिग्री की, देन अमोनिया का। ये ऑर्डर आता है जब हमारा R मिथाइल होता है। मिथाइल के केस में मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एक नंबर याद रखना पड़ता है 213। सही है। अगर हमारा ग्रुप R इथाइल हो जाए तो उसके केस में जो ऑर्डर होता है वो होता है 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया। नंबर होता है 231। एनसीईआरटी में यही 2 ऑर्डर दे रखे हैं, यही 2 ऑर्डर पढ़ने हैं, आईआईटी भी यही 2 पूछते हैं। अगर मिथाइल है तो ये ऑर्डर होगा, अगर इथाइल है तो ये ऑर्डर होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में और गैसियस फेज में जो ऑर्डर है वो सिर्फ किससे डिसाइड किया जाता है? प्लस आई इफेक्ट से। आप बोलोगे ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर सॉल्वेशन इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टीरिक हिंड्रेंस जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है ही नहीं। इसीलिए वहां पे सिर्फ प्लस आई के इफेक्ट के बेसिस पे स्टेबिलिटी देखी जाता है। तो उस केस में चाहे R मिथाइल हो चाहे R एथाइल हो, जो ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री का सबसे ज्यादा, देन 1 डिग्री का देन सबसे ज्यादा, देन अमोनिया का। आप समझो, देखो ये एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर कंक्लूड किया गया है। अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट लेते हैं तो ऑर्डर इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से जो बेसिक नेचर होना चाहिए था वो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त बढ़ना चाहिए था। सही है। टर्शियरी अमीन का सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी अमीन का, देन प्राइमरी अमीन का, देन अमोनिया का। बट एक फैक्टर ही अकेला वर्क नहीं करता है, कैटायन, क्योंकि आप इनका जो बेसिक नेचर पढ़ते हैं वो किसी ना किसी सॉल्वेंट में पढ़ते हैं, और जनरली वो जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। और अगर वो वाटर सॉल्वेंट है तो कहीं ना कहीं वो कैटायन का सॉल्वेशन भी होगा। सॉल्वेशन क्या होगा? वाटर उन्हें घेरेगा, सराउंड करेगा। तो जिस कैटायन का साइज सबसे छोटा होगा उसका सॉल्वेशन सबसे ज्यादा होगा। तो किस कैटायन का साइज सबसे छोटा होगा? अमोनिया से बनने वाले कैटायन का साइज सबसे छोटा होगा। तो इसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो अमोनिया का बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होना चाहिए, देन प्राइमरी अमीन का, देन सेकेंडरी अमीन का, देन टर्शियरी अमीन। एक और फैक्टर है, अब वाटर मॉलिक्यूल में सॉल्वेंट तो करते ही करते हैं, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्टेबलाइज करते हैं। तो उसमें भी अमोनिया सबसे ज्यादा होगा, देन प्राइमरी अमीन, देन सेकेंडरी अमीन, देन टर्शियरी अमीन। बट आपको मैं बता दूं, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे R वाला पार्ट बढ़ेगा। R वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, वो वाटर को पसंद नहीं करते, वो वाटर को पास नहीं आने देंगे। जो वाटर उन्हें स्टेबलाइज कर रहा है वो उनको दूर भगाएंगे। तो अगर हम इसी चीज को हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, और अगर हम स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे देखें तो सबसे ज्यादा जो बेसिक नेचर होना चाहिए वो भी अमोनिया का होना चाहिए, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। इन सभी फैक्टर को कंक्लूड करने के बाद ये ऑर्डर निकाला गया है। ये ऑर्डर निकाला गया है इन सभी फैक्टरों को कंक्लूड करने के बाद। समझ गए? और यहां हमारा जो टॉपिक है आज का वो खत्म होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना मुझे करके बताओ, फिर मुझे समझाओ कि ये तुम्हारी समझ में आया है कि नहीं आया है। और अगर कुछ कमियां रह जाए बच्चों तो थोड़ा से, क्योंकि कुछ परेशानियां चल रही हैं, ठीक है, फिर भी मेरी कोशिश है तुम लोगों को पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोबारा से याद दिलाने की। मैं मेहनत कर रहा हूं और तुम चिंता नहीं करो बिल्कुल भी, है ना। मैं तुम्हारा साथ एंड तक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।